these are the two important domains which we are going to look. Of course this part will be dealt in next lecture. ये हम अगले lecture में देखेंगे, that is lecture number 4 of metabolism. But today we are going to look at this particular part, that is metabolic regulation at the global level. पूरी जो पिक्चर है मेटाबॉलिज्म की, हम जो अब तक बात कर रहे थे, देयर इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एन ऑर्गेनिज्म. शरीर में बहुत जगह मेटाबॉलिज्म चल रहा है. कल हमने बात की थी कि अलग अलग ऑर्गन्स में जो परसेंटेज है बीएमआर का डिवीजन है या जो कंजम्पशन है एनर्जी का, वो वेरी करता है. लिवर हैज़ गॉट अबाउट 27% ऑफ प्रोपोर्शन, देन हार्ट हैज़ गॉट अ डिफरेंट प्रोपोर्शन, किडनी हैज़ गॉट अराउंड 10%, 18% मसल में होता है. सो वी हैव वैरायटी एंड वेरिएशन इन द डिग्री ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, डिग्री ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म प्रोपोर्शन इन डिफरेंट टिश्यूज़. But how do we master regulate this metabolism? That's an important question. So can anyone suggest me, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ग्लोबल लेवल पर, एक पूरे बड़े लेवल पर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें कि हमारे शरीर का जो रेगुलेशन है मेटाबॉलिज्म का वो कौन करता है, तो आप क्या आंसर देंगे? What are the factors which regulate? What are the contributing things which control this metabolism at the global level? Can you suggest some of the ways of controlling? क्या आप कोई चीज़ें बता सकते हैं, कोई मेथड्स बता सकते हैं जिनके थ्रू ये कंट्रोल होता है? Anyone please? So yes, somebody pointed out that yes, hypothalamus. The Leap has said that it is hormonal system. Yes, you are right. So at the global level, I will say the first control is through the nervous system. हमारा nervous system भी उसको control करता है overall process को. दूसरा जो है endocrine system, that is hormonal system. I will say both endocrine as well as exocrine. कुछ जगह ducted glands जो होती हैं they control, कुछ जगह unducted, that is endocrine system that controls the regulation. But besides that, there are some more controlling factors at the specific, I will say, overall tissue level or cell level. That is the thermodynamics of the process, which can control the pathways, the regulation of the pathways. And also another interesting factor is compartmentalization. So these are the 4 primary factors which control the metabolism in our body. हमारे शरीर में जो metabolism control करते हैं, ये 4 चीज़ें होती हैं. nervous system के थ्रू भी metabolism control होता है, क्योंकि किसी भी हार्मोन को सिक्रीट होने के लिए ग्लैंड को एक स्टिमुलस चाहिए, सिग्नल चाहिए. ऐसे ही ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं से सेंसेशन चाहिए, सिग्नल चाहिए. तो 2 चीज़ें यहाँ पर हैं. एक तो सिग्नल का परसेप्शन कैसे होता है, दूसरी चीज़ उस सिग्नल का ट्रांसडक्शन कैसे होता है, वो सिग्नल कैसे पहुँचता है मेटाबॉलिज्म की साइट तक. ये दोनों बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे. हाउ सिग्नल्स आर परसीव्ड, perception of the signal, and how those signals are transmitted to the site of metabolism so that metabolism can be controlled. Then we will look at the thermodynamics aspect. हम thermodynamic aspect की भी बात करेंगे with the help of some important questions, and we will also talk about how compartmentalization helps in the regulation of metabolism. तो global regulation जो है, overall regulation, ये इन 4 basic components की वजह से होता है सेल के अंदर या organism level के अंदर. यहाँ पर अगर हम इंडिविजुअल स्टेप्स पर जाएं, पाथवेज पर जाएं, तो हम देखेंगे कि कई सारे पाथवे जो होते हैं दे आर मल्टी स्टेप. इनफैक्ट दे ऑल्सो हैव ब्रांचिंग. सम ऑफ देम आर साइक्लिक. कुछ पाथवेज जो होते हैं वो साइक्लिक नेचर के होते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट आई क्वेश्चनड इन द लास्ट क्लास. आप लोगों के लिए ओपन क्वेश्चन था, मैंने पूछा भी था कि क्यों ऐसा होता है कि पाथवेज बहुत लंबे होते हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट होते हैं, क्यों नहीं वो एक स्टेप में हो जाते हैं, कुछ पाथवेज साइक्लिक होते हैं. तो व्हाट मे बी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये अभी भी अनआंसर्ड है. प्रॉबेबली हम अगले लेक्चर में इस बारे में बात करेंगे. तो आज का हम डिस्कशन शुरू करते हैं. आज हमारा जो डिस्कशन है इन 4 फैक्टर्स पर होने वाला है.
how nervous system, endocrine system, thermodynamics and compartmentalization, they control the overall metabolism of the body, direction of the metabolism and the flux of metabolites. So let's start our discussion. सबसे पहले हम देखते हैं nervous control. And in fact, I would say it can be coupled to endocrine control. In fact, हम दोनों चीज़ों को साथ में देख सकते हैं, nervous control को और endocrine control को. So what I told you in the last class, मैंने आपको क्या बताया था last class में कि we have an important component, हमारी body का एक important component है, important part है. Let me just make a simple human being to represent this. So let's have a simple human being represented here. We have different organs. Particularly, I would say one of the component is brain. Then you have liver, you have pancreas, you have adrenal glands over kidneys, and you also have stomach that take parts in sensation of these things. So collectively, I would say brain and these organs, they have several hormone secreting regions. इनमें कुछ hormone secreting regions होते हैं, वो सारे के सारे hormone secrete करते हैं और वो उसको control करते हैं. तो अगर हम nervous system की बात करें सबसे पहले कि nervous system से कैसे metabolism control होता है, so we have a reason, as I told you here, hypothalamus, right? So in the mid-lateral part of the brain, that is at the base of third ventricle, we have hypothalamus that is capable of sensing various signals that are coming across from different body. For example, you have blood vessels. Blood is all over the place. सब जगह blood है, and blood has got different nutrients. Blood में बहुत सारे nutrient जो हैं circulate होते रहते हैं. So the level of glucose, level of metabolites, level of circulating lipids, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये blood में present हैं. And second thing is, when you are taking any food, जब आप खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले खाना कहाँ पहुँचता है? That goes into your stomach. So sensing of the metabolism की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उसका जो सेंसिंग है वो पर्टिकुलरली दो जगह होती है स्टार्टिंग में. एक तो ब्लड के लेवल पर, क्योंकि ब्लड में मेटाबोलाइट्स हैं, तो ब्लड इज सर्कुलेटिंग एवरीवेयर. आई मीन blood vessels must be having some sensory cells. So there are some sensory cells in the blood vessels which can detect the concentrations of various metabolites. जैसे क्या होता है कि सेल के अंदर किसी भी मेटाबोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा होगा, that can direct the opening or closing of some of the channels, and this is how it can send the signal to the nervous system. Similarly, hypothalamus itself has the ability to sense various metabolites. Hypothalamus भी basal metabolic rate को blood flow के through detect कर सकता है. So it can then control thyroid to secrete hormones like T3 and T4, which in turn can control various organs. यहाँ से निकलने वाला जो thyroxine hormone है और बहुत सारे जो hormones हैं, they can contact these organs and they can stimulate them to do whatever it looks forward suitable for the organism. In other manner, दूसरी तरफ जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है? When we eat food, there are some cells in the stomach, there are some cells in the pancreas, there are some cells in the adrenal glands which signal or which secrete chemicals in response to the food or ability or availability of various nutrients. For example, you may be knowing about stomach. It secretes CCK, cholecystokinin,
There is another thing called peptide Y, right? And there is also glucagon-like peptide. These are the things which are secreted by stomach. Then you know pancreas has got some sections called alpha islets of Langerhans and beta islets of Langerhans, which are known to secrete insulin and glucagon, right? So these are the two important hormones which are secreted by pancreas. Insulin secreted by beta cells, glucagon secreted by alpha cells. Then you know adrenal glands, they are capable of secreting corticoids, which include mineralocorticoids and glucocorticoids. ये चीज़ें यहाँ से secrete होती हैं. So what happens to these signals? I mean, nerve impulse is basically controlling what? Glands. Hypothalamus is controlling thyroid, and thyroid is controlling all other organs which are related to metabolism, like pancreas, stomach and kidneys, heart. इन सबको ये thyroid control कर रहा है. So it sends signals across all the organs, it stimulates them, and it's either stimulates or suppresses them to carry out different rates of metabolism. तो origin कहाँ से है? ये एक दूसरे पर dependent है. ब्लड वेसल में कितने मेटाबोलाइट हैं, स्टमक में आपकी क्या चीज़ जा रही है, पैंक्रियाज में ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड के थ्रू कितना पहुंच रहा है, या एड्रीनल ग्लैंड जो है वो ब्लड के मेटाबोलाइट्स को कितना डिटेक्ट कर पा रहे हैं. सो अल्टीमेटली सर्कुलेशन में जितने भी मेटाबोलाइट्स होंगे उसके बेसिस पर सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे, और वो सिग्नल अल्टीमेटली कहाँ? ग्लैंड्स से हार्मोन्स के फॉर्म में रिलीज होंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द सेंसिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स. मेटाबोलाइट्स के जो सिग्नल हैं उनकी सेंसिंग इस तरह से होती है. नाउ व्हाट नेक्स्ट? एक बार जब सेंसिंग हो जाती है देन इट्स इम्पैक्ट हैज़ टू बी मेड. मतलब अगर लगा बॉडी को कि ग्लूकोज कम हो रहा है तो ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और अगर लगा कि बॉडी में आपने बहुत सारे गुलाब जामुन खा लिए, ग्लूकोज बढ़ रहा है, सो बॉडी हैज़ टू डू समथिंग टू रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज. और लेट अस से लिपिड्स सर्कुलेशन इज इंक्रीजिंग इन द ब्लड स्ट्रीम, बहुत सारे फैटी एसिड्स तेजी से मूव कर रहे हैं, something has to be done for that. If lipids are decreasing, heart might produce a signal, and something has to be done to reduce the lipid metabolism or increase the lipid metabolism. So depending on the requirements, there are different sensing abilities. Sensory cells होती हैं अलग अलग जगह, और वो sensory cells nerve impulse transmit करती हैं ब्रेन को. ब्रेन में जो master regulator है वो direct करता है अलग अलग glands को that you secrete something and you control the metabolism. Now the question is how they do it. कैसे ये डाउनस्ट्रीम इफेक्टर होता है, कैसे ये सिग्नल्स उस टारगेट ऑर्गन, उस टारगेट सेल तक पहुंच पाते हैं जहां पर मेटाबॉलिज्म चल रहा है. जैसे कि बहुत सारा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म लिवर में हो रहा होता है. आप जब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज सीधे कहाँ जाता है? लिवर में जाता है. अब आपके शरीर में ग्लूकोज की डिमांड हाई है या लो है, इस बात की सेंसिंग तो कहाँ हो जाएगी? ब्लड वेसल में, पैंक्रियाज में, और उसके बेसिस पर वो इंसुलिन या ग्लूकागॉन सिक्रीट कर देगा. फिर उसके बाद इस ग्लूकागॉन और इंसुलिन का इफेक्ट कहाँ होगा? उन सारे टारगेट ऑर्गन्स पर जहां ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म चल रहा था. अगर ग्लूकोज कम हो गया है तो वो सिग्नल जाएगा जिससे कि ग्लूकोज बढ़ाया जा सके, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने वाले पाथवेज एक्टिवेट होंगे. और अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो वो सारे पाथवेज जो ग्लूकोज बना रहे थे वो सप्रेस कर दिए जाएंगे, और ग्लूकोज यूटिलाइज करने वाले पाथवेज जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे. ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं इसकी सेंसिंग के बाद. ये तो सेंसिंग की बात थी कि कैसे सेंस होता है. मॉलिकुलर लेवल पर सेंसिंग और कॉम्प्लिकेटेड है. आई मीन ये तो मैंने आपको टिश्यू या ऑर्गन लेवल पर सेंसिंग की बात बताई. मॉलिकुलर लेवल पर जो सेंसिंग होती है उसमें आप ये कह सकते हैं, सपोज दिस इज अ सेल. This may be a cell of any organ like pancreas, adrenal glands, or it may be cell of a brain. So usually these cells have either exogenous receptors which are present on the cell membrane, or they may have some internal or cytoplasmic receptors. Receptors for what? Receptors for metabolites, right? So there may be a receptor for a metabolite here. You can call it as a ligand. So that ligand binds to the receptor and might send a downstream signal which can lead to the phenomena like release of vesicles,
हो सकता है कि सेल के अंदर पहले से इंसुलिन बनाकर कुछ वेसाइकल्स पैक्ड हों और वो वेट कर रही हूँ कि सिग्नल कब आएगा। तो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का सिग्नल कब आएगा? जब आपने गुलाब जामुन खा लिए हैं, जब आपने चीनी खा ली है, जब आपने बहुत सारी मीठी चीज़ें खा ली हैं, तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगेगा। और फिर जब वो इन्फॉर्मेशन पैंक्रियाज तक पहुंचेगी तो पैंक्रियाज को लगेगा अरे ये तो मर जाएगा इंसान, इतना सारा ग्लूकोज हो गया, तो जल्दी से कुछ करो। सो तुरंत वहाँ पर जब ये सिग्नल इस मैसेंजर के थ्रू अंदर पहुंचेगा तो उसके पास पैकेट तैयार है इंसुलिन बने हुए। बस उस सिग्नल से क्या होना है, these insulin molecules will coalesce, these insulin vesicles will coalesce with membrane and then they will be released out in the system in the blood vessel and then they will rapidly move out and reach to the target organs. कभी कभी जो सेंसिंग है वो ऑर्गन लेवल पर अपने इंटरनली भी हो सकती है। जैसे मसल में कोई मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो मसल में मान लो अगर मेटाबॉलिज्म चल रहा है और वहाँ बहुत सारा ग्लूकोज लैक्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब क्या होगा? अगर ग्लूकोज लैक्टेट में तेजी से कन्वर्ट हो रहा है मींस देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। आप सपोज सीढ़ियाँ उतर के जा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं, तेजी से आपने कुछ काम कर लिया तो ग्लूकोज लैक्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब मसल को क्या चाहिए? मसल नीड्स टू डू समथिंग, कुछ करना होगा मसल को, आगे कुछ प्रोसेस बढ़ाना होगा। सो व्हाट इट कैन डू, इट कैन हैव सम इंटरनल मैकेनिज्म टू सिक्रीट दिस लैक्टेट। लैक्टेट के जो चैनल्स हैं उनको एक्टिवेट कर सकता है, लैक्टेट एक्सपोर्ट को वो बढ़ा सकता है बाय इम्प्रूविंग द काइनेटिक्स ऑफ दीज चैनल्स एंड देन लैक्टेट गोज आउट एंड इट रीचेज द टारगेट ऑर्गन जहाँ से और ग्लूकोज का फ्लक्स मसल्स की तरफ बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आई मीन यू कॉल समथिंग एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच कैन कंट्रोल, या फिर डायरेक्टली चैनल्स हो सकते हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो ये तो हो गई सेंसिंग की बात। अब अगर हम सिग्नल परसेप्शन की बात करें कि ये सिग्नल परसीव कैसे होता है, सो द सिग्नल परसेप्शन विल आल्सो हैपन इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह। एक्चुअली दो तरह के सिग्नल परसीव होते हैं सेल्स के अंदर, एज आई टोल्ड यू। वन इज हार्मोनल सिग्नल जो कि एक्सटर्नल होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं इंसुलिन का एंड ग्लूकागॉन का। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन अलग अलग टाइम पर सिक्रीट होते हैं। जब ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होगा तो पैंक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट होगा। अब वो इंसुलिन सिक्रीट होकर कहाँ घूम रहा है? दैट इज सर्कुलेटिंग इन द ब्लड वेसल में है। नाउ वेयर इट शुड वर्क, उसको काम कहाँ करना है जाके? इट विल रीच टू अ प्लेस विच इज सुटेबल फॉर कैरिंग आउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। एक ऐसा जगह जहां पर ग्लूकोज को कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके। सो दैट कुड बी अ प्लेस कॉल्ड हिपैटोसाइट। लिवर की सेल्स हो सकती हैं जहां पर क्या होगा, जहां पर इंसुलिन रिसेप्टर्स होंगे, राइट। ऑन द अदर हैंड दे माइट ऑल्सो हैव ग्लूकागॉन रिसेप्टर्स। ग्लूकागॉन रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। तो जब इंसुलिन आएगा तो इवेंचुअली इंसुलिन इस पर जाकर बाइंड करेगा। नाउ व्हाट, क्या होगा? अब जो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं, सिग्नल परसेप्शन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन, देयर आर मेनी डिफरेंट सिग्नलिंग कैस्केड्स। सबसे कॉमन जो कैस्केड है दैट इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल कॉल्ड G protein coupled receptors, GPCR. They might have secondary messengers like cyclic GMP. This might activate some protein kinases. And what next? Protein kinase क्या करेंगे? So protein kinase will then eventually activate some of the transcription factors inside the cell. किसी न किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को वो एक्टिवेट करेंगे, और जब वो किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे तो डीएनए से फिर आरएनए बनेगा, और आरएनए से एक नया प्रोटीन बनेगा विच में बी एंजाइम, राइट। एंजाइम हो सकता है वो। तो एंजाइम बनने से क्या फ़ायदा होगा? एंजाइम बनने से ये फ़ायदा होगा कि जैसे मान लो हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज से पायरुवेट, दिस इज अ ग्लाइकोलिटिक पाथवे, and suppose there is enormously large amount of glucose present in your blood vessel, आप उसको कम करना चाहते हैं, तो जो भी ग्लूकोज कंज्यूमिंग पाथवेज होंगे, ग्लूकोज से पायरुवेट, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, इनको बनाने वाले, इनको कैटलाइज करने वाले जो एंजाइम्स होंगे,
अगर उन एंजाइम्स का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है और वो एंजाइम ज़्यादा अमाउंट में बन जाते हैं, सो ऑब्वियसली if you increase the enzyme concentration, the velocity of the reactions could be increased, Vmax could be increased, and therefore you can rapidly turn over this glucose into either glycogen or pyruvate. तो तेजी से आप क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज को कम कर सकते हैं। नॉट ओनली इनसाइड द सेल, सिर्फ यही एक इफेक्ट नहीं होगा, एक और इफेक्ट भी हो सकता है। प्रोटीन काइनेज जो है वो न केवल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, बल्कि दे कैन ऑल्सो एक्टिवेट some of the enzymes by phosphorylating them, क्योंकि काइनेज है तो काइनेज फॉस्फोराइलेट कर सकता है किसी भी चीज को। तो हो सकता है कि ये काइनेज एंजाइम इन्हीं पाथवेज के कुछ एंजाइम को फॉस्फोराइलेट कर दे और उससे वो एक्टिवेट हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इनएक्टिवेट हो जाए, राइट। फॉस्फोराइलेशन से दोनों चीजें हो सकती हैं, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इनएक्टिवेशन भी हो सकता है और एक्टिवेशन भी हो सकता है। सो दिस सिग्नलिंग कैस्केड, ये जो बाहर से सिग्नल आया मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, इट कैन आइदर कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म बाय मेकिंग मोर एंजाइम, और इट कैन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म बाय एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग द एंजाइम्स ऑफ स्पेसिफिक पाथवेज। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इंसुलिन मस्ट बी डूइंग? Insulin must be doing all the pathways that consume, should be activating all the pathways which are consuming glucose. ग्लूकोज से पायरुवेट, ग्लूकोज से TCA साइकिल, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ये सारे पाथवे एक्टिवेट हो रहे होंगे। ऑन द अदर हैंड, जो ग्लूकोज बनाने वाले पाथवे जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, दे मस्ट बी सप्रेस्ड, उनको इनहिबिट कर दिया जाएगा। और थोड़ी देर तक जब ऐसा होगा तो आसपास जो ब्लड में ग्लूकोज घूम रहा था, जो भी ग्लूकोज था, दैट विल बी रैपिडली कंज्यूम्ड एंड कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, तो आपने जो गुलाब जामुन खाए हैं उनका जो एक्स्ट्रा इफेक्ट था, जो हार्मफुल इफेक्ट था, वो तुरंत ही कंट्रोल हो जाएगा। वन मोर थिंग, आप सोच रहे होंगे कि ग्लूकोज तो ब्लड में घूम रहा था, पाथवे तो सेल के अंदर के कंट्रोल हुए, तो अब ब्लड में क्या हो रहा है? ब्लड में क्या मेटाबॉलिज्म रेगुलेट हो रहा है? नो, मेटाबॉलिज्म तो सेल के अंदर ही हो रहा है, लेकिन यही हार्मोन जिसने ये दो इफेक्ट किए, पहला इफेक्ट इसने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करके नए एंजाइम बनाए, नए मॉलिक्यूल बनाए एंजाइम के। दूसरा चीज, इसने कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट या इनएक्टिवेट किया। और तीसरी चीज ये कर सकता है कि उस ग्लूकोज को इंपोर्ट करने के लिए जो ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत है, जैसे कि ब्लड ट्रांसपोर्टर्स, तो उन ट्रांसपोर्टर्स की जो नंबर है उनका भी एक्सप्रेशन ये इसी तरीके से बढ़ा सकता है। इट कैन एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इट कैन एक्सप्रेस द जीन विच इज कंट्रोलिंग ब्लड ट्रांसपोर्टर्स। तो नए ब्लड ट्रांसपोर्टर्स बनेंगे और मेम्ब्रेन में जाकर वो फ्यूज हो जाएंगे, तो ज़्यादा ब्लड ट्रांसपोर्टर होंगे तो ज़्यादा ग्लूकोज जो है अंदर इंपोर्ट होगा। दिस इज हाउ द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कैन बी कंट्रोल्ड बाय दिस सिग्नल विच वॉज सेंड बाय अ ग्लैंड। इंसुलिन के थ्रू जो सिग्नल आया था उससे ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात ये है, दिस इज वन मॉडल, इंसुलिन का एक एग्जाम्पल, एक मॉडल है। ऐसा हर किसी मेटाबॉलिज्म के साथ हो सकता है। देयर कैन बी हार्मोन्स विच कैन डायरेक्ट द ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म इनसाइड देम, एंड दैट विल हैपन एट द ग्लोबल लेवल। ओके, इंसुलिन इज अ नैरो स्पेक्ट्रम हार्मोन, ये केवल एनर्जी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ऑन द अदर हैंड, यू कैन इमेजिन अबाउट थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कैन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म एट अ ब्रॉडर लेवल, और ब्रॉड लेवल पर इट कैन कंट्रोल द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऑफ सेवरल एंजाइम्स, सेवरल पाथवेज। So you can have a much broader control by the hormones in this manner। इस तरह से hormones के थ्रू जो है कंट्रोल हो सकता है। अब हार्मोन दो तरह के हो सकते हैं, यू मे बी नोइंग अबाउट दैट। एक हार्मोन होते हैं जो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, जैसे कि इंसुलिन की हमने बात की। तो जनरली प्रोटीन काफ़ी बड़े होते हैं और वो सेल के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए उनके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर बाउंड टू सरफेस। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी हार्मोन और एवरी सिग्नल will bind to extracellular receptor. There can be some intracellular receptors as well. For example, steroidal hormones, right? अगर हम यही बात करें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की या ग्लूकोस्टेरॉइड्स की, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो दे आर स्टेरॉइडल हार्मोन्स। वो सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो डायरेक्ट सेल के अंदर चले जाएंगे, and they will bind here to the receptors।
दे विल डू द सेम थिंग, वही काम करेंगे ये भी. दे विल एक्टिवेट अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दिस विल बाइंड टू डीएनए, इट विल ट्रांसक्राइब द प्रोटीन एंड इट विल एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन, इट विल एक्टिवेट द मेटाबॉलिज्म इन द सिमिलर फैशन. इसी तरह से ये मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करेगा. क्या सारे प्रोटीनेशियस हार्मोन सेल के सरफेस पर ही बाइंड करते हैं? क्या सारे स्टेरॉयडल हार्मोन सेल के अंदर ही जाते हैं? या फिर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अपोजिट भी हो सकता है. इज इट पॉसिबल फॉर अ पेप्टाइडल हार्मोन टू डायरेक्टली एंटर इन द सेल, टू हैव इंट्रासेलुलर रिसेप्टर? दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, क्वेश्चन फॉर देम. ये क्वेश्चन एक बार आपके नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है, जो सेल के सरफेस के रिसेप्टर पर नहीं बल्कि डायरेक्टली सेल के अंदर चला जाता है और वहां पर जाकर बाइंड होता है. कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ने से पहले हम इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, फिर आगे और भी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा. अ पेप्टाइडल हार्मोन that does not bind on the surface receptor but it can directly enter into the cell, अंदर जा सकता है. Yes, anyone please? My question is, a peptidal hormone that can directly enter into the cell, it does not have the surface receptor, it has a cytosolic receptor. A CSIR net question for those who are aspiring and viewing these videos for exam purpose, उनके लिए. And another thing, a steroidal hormone that does not have a cytosolic receptor but it has a surface receptor. So maybe these questions are for you. आप इन questions को review कर सकते हैं. Maybe by the end I will answer in the chat or I'll just communicate to you. ये interesting questions हैं, इनका ध्यान रखना. आगे चलते हैं. तो ये हमने अभी डिस्कशन किया कि कैसे सिग्नल परसेप्शन होता है और कैसे सिग्नल जो है अंदर तक पहुंचता है, सेल के अंदर तक जाता है. Right? So it may be hormones. Similarly, if you talk about the nervous control, so how nervous control would be taking place? Usually the cells which are under the nervous control, they have something called as neural junctions. I mean, these motor neurons जो brain से या hypothalamus से signal भेजती हैं, what they do, they have some kind of mechanism by which they can send these signals. You know that mechanism already in the form of electrical impulse, depolarization of these membranes occurs, and finally they can lead to the permeation of this signal into the cell, possibly in the form of opening of few more channels. तो हो सकता है कि सेल के अंदर जब ये नर्व इम्पल्स आती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ऑर्गेनल्स अफेक्टेड हों और इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप की चैनल्स ओपन हो जाएं, जैसे कि कैल्शियम चैनल्स. तो सडनली जब कैल्शियम की बर्स्ट होगा यहाँ से, कैल्शियम इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल मॉलिक्यूल बिकॉज इट कैन कनेक्ट विद अ प्रोटीन कॉल्ड कैलमोड्यूलिन, and then it can activate or deactivate some of the kinases and the same story begins. Kinase activate होंगे, they can do phosphorylation, they can activate or they can inhibit enzymes. So this is how global regulation of metabolism may occur by nervous and endocrine control. इस तरह से हमारे शरीर का जो पूरा मेटाबॉलिज्म है वो अलग अलग हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होता है. हमने बात की अभी इस तरह से स्टमक सिक्रीट सम हार्मोन्स, तो ये सारे हार्मोन्स अपने टारगेट ऑर्गन पर बाइंड करते होंगे रिसेप्टर्स के थ्रू, ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को. इंसुलिन कंट्रोल करता है. एक और बात मैं बताना भूल गया था, वी ऑल्सो हैव एडिपोज टिश्यू. तो ऐसा मत समझिए कि जो एडिपोज टिश्यू होता है वो फालतू का ही है, वो बेकार चीज़ है. एडिपोज टिश्यू भी सिग्नलिंग करता है. जो आपने लेप्टिन का कॉन्सेप्ट देखा था, that can also be controlled by leptin secretion, can also be controlled by adipose tissues. In fact, leptin and ghrelin जिनकी हमने बात की थी, जो हमारी हंगर और सेटिटी की फीलिंग यानी कि भूख लगने की और भरा पेट होने की जो फीलिंग है उसको जो कंट्रोल करते हैं, ये हार्मोन्स यहाँ हाइपोथैलेमस पर जाकर बाइंड करते हैं एंड दे कंट्रोल योर फीलिंग ऑफ हंगर एंड देन दे स्टिमुलेट कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. तो इस रास्ते से जो न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, बाहर से जो न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, उनको लाने के लिए जो स्टिमुलस मिलता है, दैट इज़ थ्रू दिस सिग्नल, दिस पर्टिकुलर कैस्केड.
एक तो अंदर का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल हो रहा है और हम बाहर से भी उसको कंट्रोल कर रहे हैं बाय क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ हंगर, बाय क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ सैटिटी, राइट। सो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन की बात हमने की, इसमें दो कंपोनेंट थे शुरू के, एक एंडोक्राइन कंट्रोल और दूसरा नर्वस कंट्रोल। ये दोनों बातें आपको समझ आ गई। अब आता है एक दूसरा एंगल, एक दूसरा पर्सपेक्टिव, दैट इज thermodynamic perspective, and then we will talk about compartmentalization. So if you look at the thermodynamic perspective of metabolic control, you will have entirely different way of thinking on it. Let me ask you a very common question that I often ask to my students. एक बहुत ही common question है जो मैं पूछता हूँ, and I'll be happy if you can answer that. The question is, why glycolysis occurs in cytoplasm and not in mitochondria? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में क्यों होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों नहीं होती है, या वाइस वर्सा, टीसीए साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों होता है, साइटोप्लाज्म में क्यों नहीं हो सकता है? इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर बताऊंगा अभी आपको मैं। So question मैं रिपीट कर रहा हूँ, why glycolysis does not happen in mitochondria or why TCA cycle does not happen in cytoplasm? That's the question. So one of the answer that I got, Charu has answered that enzymes located in cytoplasm needed for glycolysis. So do you agree with what Charu is saying? Mitochondria simply doesn't contain the enzymes inside, okay, enzymes for glycolysis, wonderful. So this is what I anticipate from all of you. In fact, when I asked many teachers, many professors, they also said the same thing. Just give me a moment. So many people, they do answer this question in the way that you have done, but I say this is incorrect, गलत है. If what you are saying is right, जो आप कह रहे हैं अगर वो बात सही है, let me give you an experiment to do. You take all the enzymes of glycolysis or all the 10 reactions enzyme and you micro inject them into mitochondria. Can you still have glycolysis in mitochondria? Very interesting question. आसान सवाल नहीं है ये, इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा कहीं पर. I'll be happy if you can answer this. क्या होगा अगर हम ग्लाइकोलिसिस के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंजेक्ट कर दें, क्या ग्लाइकोलिसिस हो पाएगी? Tell me the answer and I will know if you are really good at biochemistry or not. आप सभी ने लगभग वही आंसर दिया है, तो मैं इसी के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या होगा अगर हम ग्लाइकोलिसिस के सारे एंजाइम्स लेकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंजेक्ट कर दें, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइकोलिसिस होने लगेगी? इफ दैट इज ट्रू, योर आंसर इज करेक्ट. अगर ये हो जाएगा तो आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं होगा. Reason. So reason for this will come from thermodynamics. You should know about enzymes, that enzymes do not change
डेल्टा जी वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन। ये तो आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम्स डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन को नहीं बदलते हैं। इसका मतलब कि डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन शुड बी नेगेटिव इन ऑर्डर टू have the biochemical process or any chemical process to proceed in forward direction, डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रही है, इसका मतलब वहां पर वो रिएक्शन फीजिबल ही नहीं है। दैट मीन्स डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर दैट पाथवे, एंड इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर दैट पाथवे, व्हाट एंजाइम इज गोइंग टू डू देयर? क्या करेंगे एंजाइम वहां पर? अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ही नहीं है तो एंजाइम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। दिस इज व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ एंजाइमोलॉजी। एंजाइम का तो बेसिक यही है। सो इवन इफ यू इंजेक्ट all the enzymes of glycolysis into the mitochondria, the glycolysis is not going to happen. करके देख सकते हैं आप, नहीं होगी glycolysis वहाँ, unless you make that process thermodynamically favorable in that particular compartment. And that is governed by a basic reaction, a basic equation, you know, delta G equal to delta G naught plus RT natural log Q, where Q is ratio of product by reactant concentration. This is called as reaction quotient. Okay? So if you have the reaction quotient, I mean this value coming out negative, अगर ये value negative आ जाती है, और ये negative तब आएगी when the value of reactant is much greater than product. So since you do not have much of the glucose inside mitochondria, unless you inject a lot of glucose in the mitochondria and you have limited amount of pyruvate there, it might drive this whole equation to turn it into negative. क्योंकि इसको negative लाने के लिए ये value भले ही थोड़ा negative हो, इस value को बहुत ज़्यादा negative होना पड़ेगा। अगर ये value जब तक positive है, this is not going to turn the process spontaneous. So you will have to inject the substrate. आपको substrate भी inject करना पड़ेगा. You should have enough substrate inside the mitochondria. Then enzymes of glycolysis can carry out this process. So this, my friends, is a very important example to explain. ये explain करता है metabolic regulation का चौथा arm, fourth arm, that is compartmentalization. क्योंकि सेल के अंदर फ्यूटाइल साइकिल्स ना हो जाएं, मतलब सेल इज अ लार्ज ऑर्गेनल, लार्ज कंपार्टमेंट और अ कंपोनेंट फॉर मेटाबॉलिज्म. देयर आर thousands and thousands of reaction going on together. Some of them can be reverse of other, like, you know, a very common reaction, pyruvate turns into lactate, right? So it might happen that enzyme called lactate dehydrogenase that converts pyruvate to lactate, pyruvate को lactate में convert करता है. The same enzyme can also convert lactate to pyruvate. This will happen in muscle and the reverse will happen in the liver. Liver में इसका उल्टा हो रहा होगा. क्यों? लिवर में हम पायरुवेट से दोबारा ग्लूकोज बना सकते हैं बाय अ प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, और मसल में पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होता है सो दैट वी कैन रीजनरेट Na+, सो दैट ग्लाइकोलिसिस इज नॉट इनहिबिटेड, ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट ना हो जाए. तो एक ही एंजाइम दो अलग अलग जगह पर एक ही काम कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. सो इट्स नॉट द मैटर ऑफ एंजाइम, it's the matter of compartment, it's the matter of localized concentrations. So I will say compartmentalization helps in local concentration of metabolites. Since we have seen in the previous discussion, हमने यहाँ देखा कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो है जो थर्मोडायनेमिक्स डिसाइड करता है, डेल्टा जी की वैल्यू डिसाइड करता है. So the value of delta G will be the driving force for a reaction, and the reactant and product concentration at any given place will decide the direction of reaction from forward to backward or backward to forward. Therefore compartmentalization helps a lot. अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग मेटाबॉलिज्म हो सके, सेल के अंदर भी तरह तरह के मेटाबॉलिज्म एक साथ हो सकें और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट ना कर दें, फ्यूटाइल साइकिल ना हो जाए.
इसलिए इवोल्यूशन के दौरान जब हम प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बने और जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ जब हम मल्टी सेलुलर बने, सो वी हैड कंपार्टमेंटलाइजेशन इवन विद इन द सेल। सेल के अंदर भी कंपार्टमेंट्स बन गए छोटे छोटे। कैसे कंपार्टमेंट्स बन गए? inside the cell we had different things. We had nucleus, we had mitochondria, we had endoplasmic reticulum, कई सारी चीजें बनती चली गई, right? We had Golgi bodies, we had peroxisomes, we had ribosomes. So different organelles evolved, and also at the macroscopic level organs evolved. Liver, kidneys, pancreas, stomach, heart, brain. And now you know, हम आने वाले lectures में भी देखेंगे how metabolism varies especially and how it varies temporally. टाइम के साथ मेटाबॉलिज्म कैसे बदलता है और जगह जगह अलग अलग ऑर्गन्स में कैसे मेटाबॉलिज्म अलग होता है। तो ये एक तरह का एडवांटेज है। हम लिवर में अलग तरह के कॉन्सेंट्रेशंस मेटाबोलाइट्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लिवर में फैट स्टोर नहीं होता है। फैट कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में। लेकिन फैटी एसिड बनते कहाँ हैं? लिवर में बनते हैं, राइट? तो स्टोरेज कहीं होती है, बनते कहीं हैं, कहीं मेटाबॉलिज्म किसी तरह का हो रहा है, कहीं मेटाबॉलिज्म किसी तरह का हो रहा है। ये सब क्यों पॉसिबल है? Because we have a very good compartmentalization. If there would not have been compartmentalization, अगर compartmentalization नहीं होता तो सेल के अंदर ही सारे साइकिल फ्यूटाइल साइकिल में कन्वर्ट हो जाते। आपको मैंने बताया था कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज एक ही जगह होता है, साइटोप्लाज्म में ही। तो इसको अगर कंट्रोल ना किया जाए तो जितना ग्लाइकोजन बनेगा उतना ही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाएगा। दिस विल एंड अप इन अ फ्यूटाइल साइकिल। सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज कंपार्टमेंटलाइजेशन, कुछ पाथवेज अभी भी साथ में होते हैं, लेकिन बहुत सारे पाथवेज सेग्रीगेटेड हैं। जैसे आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, यू नो अबाउट मेटाबॉलिक पाथवेज। टीसीए साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि एटीपी जनरेट करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो फैटी एसिड्स का सिंथेसिस यहाँ पर होता है, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस यहाँ पर होता है, राइट? अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर होती है, न्यूक्लिक एसिड्स का बायोसिंथेसिस यहाँ पर होता है, और सॉरी नॉट न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स का बायोसिंथेसिस यहाँ पर होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी यहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस भी यहाँ होती है। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पर डीएनए का फॉर्मेशन, आरएनए का फॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ये यहाँ होते हैं। राइबोसोम के ऊपर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। लाइसोसोम के ऊपर डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं। दे हेल्प इन हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस, सो दैट has a lot of good pool of those molecules which can carry out hydrolysis, which can carry out the breakdown. तो वो अलग कंपार्टमेंट है, वहाँ अलग तरह का मेटाबॉलिज्म होता है। एंड यू कैन हैव मैनी डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स। आई मीन जैसे यूरिया साइकिल की बात करें तो यूरिया साइकिल कुछ पार्ट यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में होता है। सो दिस इज हाउ पाथवेज आर सेग्रीगेटेड। इस तरह से जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वो सेग्रीगेटेड हैं। क्यों सेग्रीगेटेड हैं? इसका रीज़न हमने देखा कि अलग अलग कंपार्टमेंट में होने की वजह से वो जो लोकल मेटाबोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन हो सकता है, और उसकी वजह से जो थर्मोडायनेमिक्स है जो उस पूरे पाथवे को फेवर कर सकती है वो उस कंपार्टमेंट में हो सकती है, राइट? अगर सारे एंजाइम निकाल भी लो आप टीसीए साइकिल के तो भी टीसीए साइकिल होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन वो बहुत ही स्लो पेस पर होगा। एंजाइम केवल रिएक्शंस को फास्ट ही तो करते हैं, इस बात को समझना चाहिए आपको। Many people don't understand this and that's why they don't have the good answer for what I asked to you. जो मैंने आपसे पूछा उसका आंसर नहीं होता है उनके पास, क्योंकि वो इस कंपोनेंट को इग्नोर करते हैं। They think that enzymes are carrying out reaction. No, my dear friends, enzymes are not carrying out reactions. They are not making a reaction possible. They are not making a reaction feasible. They are just speeding up the reaction. The possibility or thermodynamic feasibility of a reaction is only possible because if you have compartments. If you disrupt all the compartments, nothing will happen. Glycolysis, TCA cycle, everything will vanish
even if you have all the proteins and everything over here. Even if you talk about prokaryotes, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे कि what about prokaryotes? They don't have compartmentalization. उनमें तो compartmentalization नहीं है, तो क्या उनका metabolism नहीं होता है? They have, but they have different means of controlling it, and that's the question for you. वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि how do they maintain the metabolites in different volumes in different times. So they don't have a spatial separation, space wise segregation नहीं होता है उनके metabolism का. They have temporal variation. You might have seen in bacteria, the secondary metabolite production doesn't happen when bacteria is growing. जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है उस टाइम पर वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं बनाता है लैग फेज में और लॉग फेज में. जब वो स्टेशनरी फेज में उसकी ग्रोथ जाती है तब वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करता है. क्यों? बिकॉज द मेटाबॉलिज्म देयर इज टेम्पोरली रेगुलेटेड. अलग अलग टाइम पर अलग अलग मेटाबॉलिज्म होता है, एक ही टाइम पर सारी रिएक्शन नहीं हो रही होती हैं. So they have different ways of controlling the metabolism. They also have, they don't have compartmentalization, but they have division or time point at which they carry out different metabolic aspects. So I hope ये बात आपको पूरी तरह समझ आई जो मैं आपको communicate करना चाहता था. This whole thing is clear to you. We were trying to learn today. आज हम ये देखना चाह रहे थे कि जो metabolism है actually वो regulate कैसे होता है, कैसे कंट्रोल होता है ग्लोबल लेवल पर. हमारे शरीर में अलग अलग जगह अलग अलग मेटाबॉलिज्म चल रहा है इस समय. आँख में कुछ और चल रहा है, ब्रेन में कुछ और चल रहा है, लिवर में कुछ और चल रहा है, मसल में कुछ और चल रहा है. कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? सेल के अंदर भी अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग पाथवेज चल रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं. कौन इनको कंट्रोल कर रहा है? इन 4 फैक्टर्स की आज हमने बात की. एंड दीज 4 फैक्टर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. नर्वस सिस्टम विच सेंसेस and transmits, particularly through autonomic nervous system, it controls metabolism. It is in close contact with endocrinal system, so endocrine glands and hormonal system that controls, and of course compartmentalization and thermodynamics, they go hand in hand. Compartmentalization makes the reaction thermodynamically favorable to happen at a place. तो अब आप बताइए मुझे आपको कैसा लगा आज का लेक्चर. हाउ डिड यू फील अबाउट द नेक्स्ट लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म? आर यू गेटिंग समथिंग न्यू? क्या आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है? इज़ योर टाइम यूटिलाइज्ड? आपका जो 1 घंटा मेरे साथ ये 60 मिनट आप स्पेंड करते हैं, इज़ इट वर्थ? क्या ये वर्थफुल है, यूज़फुल है आप लोगों के लिए, काम आ रहा है? अगर काम आ रहा है तो डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू सी यू वंस अगेन. आगे भी कंटिन्यू करेंगे हम. If it is very very useful, do share with your friends so that this knowledge can be spread across all your friends, all your fraternity. सब लोग इन चीज़ों को सीख पाएँ. I am very open to it and I would be welcoming any questions. इससे पहले कि सेशन को क्लोज करें मैं आपके क्वेश्चंस जानना चाहूँगा अगर कोई क्वेश्चन है. और आगे के लेक्चर्स के बारे में मैं बता देता हूँ. इसके बाद हम वेरिएशंस की बात करेंगे कि जो मेटाबॉलिज्म है, पहले तो हम लोकल कंट्रोल देखेंगे कि पाथवे स्टेप पर कंट्रोल कैसे होता है, हाउ एंजाइम्स कैन बी कंट्रोल्ड टू कंट्रोल द मेटाबॉलिक पाथवेज. देन वी विल सी टेम्पोरल वेरिएशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, स्पेशल वेरिएशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, अलग अलग ऑर्गन्स में कैसा मेटाबॉलिज्म होता है, अलग अलग टाइम पर कैसा मेटाबॉलिज्म होता है. वी विल ऑल्सो हैव 1 क्लास ऑन स्टडीइंग मेटाबॉलिज्म, कैसे मेटाबॉलिज्म को स्टडी किया जा सकता है, दैट इज़ थ्रू द ट्रेसिंग, जिस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं. So as I told you, I promise that I'll bring at least 1 question per lecture ताकि जो लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं उनका भी बेनिफिट हो. तो हर लेक्चर में एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी रहेगा. इसके बाद हम जब मेटाबॉलिज्म एंड की तरफ जाएंगे तो कुछ लेक्चर्स हमारे स्पेशलाइज्ड मेटाबॉलिज्म पर होंगे, जैसे कैंसर का मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी का मेटाबॉलिज्म, इनमें क्या वेरिएशंस होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम में देखेंगे. एंड एज आई टोल्ड यू, आई विल नॉट टीच यू पाथवेज इन दिस. हम मेटाबॉलिक पाथवेज की बात नहीं करेंगे. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिना पाथवेज पढ़ाए मेटाबॉलिज्म में कितना कुछ जानने को है. As I told you, this is all obscure information about metabolism, and I'll be coming again for you. I'll keep coming if you give your love and affection to me. Thank you very much for joining. I hope you enjoyed. See you once again in next lecture.